क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिकपन के आधार पर रिसोर्स के प्रकार। सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब व्यक्तिगत संसाधन। यह वो रिसोर्स होते हैं जो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत संसाधन होता है, जैसे कुआं का पानी, फार्म लैंड, तालाब, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्स है। दूसरा है कम्युनिटी ओन रिसोर्स, मतलब सामुदायिक रिसोर्स। ये वो सारे रिसोर्स होते हैं जिनके मालिक समुदाय के सारे सदस्य होते हैं या सारे सदस्य तक ये पहुंच सकता है। उदाहरण है गांव का तालाब, पब्लिक पार्क, ब्यूरियल ग्राउंड मतलब कब्रिस्तान। तीसरा है नेशनल रिसोर्स। ये वो सारे रिसोर्स होते हैं जो किसी देश के अंडर में होते हैं, जिनका मालिक देश के सरकार होता है, जैसे कोल माइंस, रेलवे, टेरिटोरियल सी। 12 नॉटिकल माइल्स है किसी देश के समुद्री किनारे से जो एरिया होता है वो टेरिटोरियल सी में आता है। चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्स। ये वो रिसोर्स होते हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे खुला आसमान, खुला समुद्र, जो अलग अलग जिस पे अलग अलग देश का अधिकार होता है, सारे देश का अधिकार होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। ये सी जोन है जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है किसी एक देश के उपयोग के लिए। ये होता है 200 नॉटिकल माइल्स एरिया तक। किसी भी देश के समुद्री किनारे से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है समुद्र का, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्स। ये वो सारे रिसोर्स होते हैं, उन रिसोर्स को हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में तो होते हैं लेकिन वो पूरी तरह उन्नत नहीं होते हैं, जैसे भास्ट टाइडल वेव्स इन इंडियन कोस्ट, सोलर एंड विंड एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। मतलब ये मात्रा में बहुत तो हैं लेकिन इनका उपयोग करना अभी मुश्किल है। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स। ये वो सारे रिसोर्स होते हैं जिनका सर्वे हो चुका होता है और इनका क्वांटिटी पता चल गया होता है उपयोग के लिए अवेलेबल टेक्नोलॉजी के अनुसार, जैसे कोल और पेट्रोलियम। तीसरा है स्टॉक। ये वो रिसोर्स होते हैं जो इंसान के ज़रूरत को पूरा कर सकता है लेकिन इंसान के पास टेक्नोलॉजी और नॉलेज नहीं होता है इसका उपयोग करने के लिए, जैसे पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है वो हमारा स्टॉक है। चौथा है रिजर्व्स। ये जो वो रिसोर्स है, ये स्पेशल स्टॉक है जिसके लिए इंसान के पास नॉलेज नहीं है और उसको अभी तक खोज भी नहीं कर पाया है इंसान, जैसे रिवर वाटर फॉर हाइडल एनर्जी या फॉरेस्ट। बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो रिसोर्स का ओवर यूज़ के कारण सामने आया है, उसमें पहला है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब संसाधन का कमी। दूसरा है अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रिसोर्स जो है किसी एक के हाथ में ज़्यादा हो गया है, किसी के पास बहुत कम है। किसी देश में बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, कहीं बहुत कम है। तीसरा है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो पूरे दुनिया में अनबैलेंस हो गया है, जैसे जिसमें जो प्रॉब्लम है ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर का घटना, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सब ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी रिसोर्स का डेवलपमेंट बिना इन्वायरमेंट के हानि पहुंचाए और ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन भी इसको उपयोग कर सके और ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स बचा रहे, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था। ये पहला यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का, जो जून 1992 में हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। इसका उद्देश्य था, एजेंडा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उन्नत करना और जो बहुत ही अर्जेंट प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसका डिस्कस करना पूरे ग्लोबल लेवल पे। उसके बाद है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की घोषणा करना। एजेंडा 21 क्या है? ये एक डिक्लेरेशन है जो गाइडलाइंस, जिसके द्वारा सारे देशों को गाइडलाइंस दिया गया ताकि जो इन्वायरमेंटल चेंज है, गरीबी है, डिजीज़ है,
वो सारे देश एक साथ मिलकर इस समस्या से लड़े और सबको इसमें फ़ायदा पहुँचे।